अपने बलबूते पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ये कहा क्यों? इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मसवदा तैयार किया था जिसे कहते हैं ऑटोनॉमी, और ये उनको खटकता था। क्या वजह है कि वो चाहते थे, कुछ नहीं कर पाए? क्या वजह है कि आप अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाए? क्यों नहीं? हमने हर वक्त किया, मगर मैं आपको ये बताऊं, ये लड़ाई नहीं, हमने पिस्तौल नहीं निकालने हैं, हमने बम नहीं फेंकने हैं, मगर हम हर जगह ऑटोनॉमी को उठा के कह रहे हैं और उनसे ये कहते हैं कि ऑटोनॉमी के सिवा रास्ता नहीं है, और एक दिन इंशाअल्लाह वो आएगा वो रास्ता। तो क्या आप मानते हैं कि अभी फिलहाल ये बस मैनिफेस्टो का एक हिस्सा बना है, उसके सिवा नहीं कुछ नहीं हुआ? मैनिफेस्टो का हिस्सा ही होता तो फिर हमने असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी से उसे पास नहीं किया होता जब एनडीए की हुकूमत वहां बैठी हुई थी। तो उसका हासिल हमने हिम्मत की, तो हासिल और हमने किया हिम्मत ये कि हमने किया कि दुनिया जाग गई और दुनिया ये समझने लगी कि हाँ, जम्मू कश्मीर में जो नाइंसाफी हुई है उसको दूर करने के बगैर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रिजल्ट क्या है? अभी लोग रिजल्ट चाहते हैं। रिजल्ट आएगा। कब? रिजल्ट कोई आसमान से नहीं आता। आज कितने साल हुए? 65 साल हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कश्मीर का मसला हल करने में। हुआ तो 200 मगर उम्मीद है हमें कि जरूर इंशाअल्लाह एक दिन उसका फैसला होगा। ये कहा जा रहा है कि जब आप चीफ मिनिस्टर थे आप अक्सर वक्त फॉरेन में गुजारते थे, बहुत कम लोगों की जो है मुश्किलात का अजाला यहाँ पे करते थे, कारगुजार वजीर आला आप रखते थे। क्या आप मानते हैं कि 2002 में आपको लोगों ने उसका जो है बदला उसका लिया? सुनिए, 96 में कोई तैयार नहीं था लड़ने के लिए इलेक्शन। मेरी खुद जमात के लोग नहीं थे। आपने सुनिए, फारूक अब्दुल्ला उठा और उसने कहा काफी हो गया, काफी खूनरेजी हो गई है, या तो अब हमने मैदान जंग में जंप करना है और लोगों को बचाना है। आज जो अगर आप इसका फल देख रहे हैं, ये वो उसका है जो हम लोगों ने 96 में इलेक्शन लड़ा, कुर्बानियां दी, बम खाए, गोलियां खाई, मगर कश्मीरियों को अपनी इज्जत से दूर नहीं रखा। जहां तक आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की बात है, उमर साहब ने कई बार कहा कि उनकी हुकूमत में ही आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जाएगा, लेकिन ऐसा अभी जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्या वजह है? कई चीजें हैं जो नजर नहीं आती हैं, मगर पर्दे के नीचे क्या है? मगर है, होगा, जरूर होगा, इंशाअल्लाह होगा। हालात अच्छे बनेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, ये पहली कड़ी है। और इसी से मुझे डर है कि मोदी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं करेगा, और अफसा का जाना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। अगर वो ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो न मिलिटेंसी कम होगी, न हिंदुस्तान में उथल पुथल कम होगी। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि इस वक्त ऐसे हालात हैं कि आर्मी फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को विड्रा किया जाए? जहां जहां आर्मी की जरूरत न थी वहां से ये जाना चाहिए। कहां कहां आपको लग रहा है? मगर बॉर्डर पे जो है वहां अफसर रहना चाहिए, बिकॉज अभी भी हमें बॉर्डर पे डर है। आप देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है, उसको रोकने के लिए अफसर वहां बहुत जरूरी है। मगर कई जगह हैं, श्रीनगर है, कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां इसकी जरूरत नहीं है, वहां पे ही हटाना चाहिए। जब चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस रिकमेंडेशन को अप्रूव किया था, मगर फौज जो है वो आज तक इसके लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि अभी भी पाकिस्तान से खतरा है। तो आपने इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जब से पीडीपी आई आपके लिए कितने मुश्किलात खड़े हुए? क्योंकि इससे पहले तो आप आराम की नींद जो है। जी नहीं, हम लोगों ने कभी आराम की नींद नहीं सोई। ये गलतफहमी आपको है, मैंने कभी आराम की नींद सोया। आपको क्या लगा कि ऐसा आ गया? कोई नहीं, उन्होंने 16 सीटों पे भी हुकूमत बनाई और आप 28 पे नहीं बना पाए। मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं नहीं बनाना चाहता था, तो मैं बना सकता था। मुझे आए थे लोग 13 को खरीदने के लिए, इनको खरीदिए। मैंने कहा मैं ये आया जाया नहीं खरीद। पीडीपी कह रही है कि इस बार बहुत गलतबाजी की उन्होंने 2008 में। नहीं, पीडीपी खुद गई थी दिल्ली, पूछिए दिल्ली वालों से, और गई थी, कह रहे थे कि साहब आप हुकूमत बना लीजिए, हम आपका सहारा देंगे, हम आपसे कोई मिनिस्ट्री नहीं मांगेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दूर रखिए।
फारूक अब्दुल्ला नहीं गया 2002 में कि इनको दूर रखिए। मैंने कहा बनाना चाहते हैं बना लीजिए। लोगों ने देख लिया वो बिजली करंट जो ये कह रहे थे कि हम यहां पे सब्ज बाग बनाएंगे, लोगों ने वो सब्ज बाग उन 3 साल में देख लिए। और लोगों को भूलना नहीं चाहिए जो खून रेजी उसके बाद हुई, जबकि जमीन इनने दी अमरनाथ के लिए। याद है कि वो भी भूल गए हो? यहां बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अमरनाथ की जमीन दी पहले और गुलाम नबी को कम तंग किया। कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते थे। क्या बोलते हैं आप? और इसने क्या कश्मीर को बचाया? जंग दुर्घटना हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक। एक धागे से दो दुनिया बांधते हैं, हाथ कोमल है पर सख्त इरादे हैं, आसमां को छूने का ख्वाब रखते हैं, भारत के मजबूत हाथ हम सब हैं एक साथ। महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अपने सपने दुनिया से भी बड़े हैं, इंतजार एक मौके का करते हैं, जिंदगी की चौखट पे हाथ खड़े हैं, भारत के मजबूत हाथ हम सब हैं एक साथ। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। रुकते हैं ना थकते हैं बस चलते हैं, देश के हर पेट को ये भरते हैं, मिट्टी को सोना ये हाथ करते हैं, भारत के मजबूत हाथ हम सब हैं एक साथ। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अब बहुत हो गया। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार।
डॉक्टर साहब, जब 2008 में मैं भी आपके साथ साथ होता था, जब कैंपेनिंग आप करते थे, तो आपने यही कहा था और उमर साहब ने भी यही कहा था कि चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट आप हैं, यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं। तो आवाम के साथ धोखा क्यों? उमर साहब बाद में चीफ मिनिस्टर बने और आप दिल्ली। मैं ये बताऊं जी, मैं अब इतना बुजुर्ग हो गया था कि मैं पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकता था। जम्मू कश्मीर की रियासत दूसरी रियासतों से बहुत अलग है, हमारी तकलीफें बहुत ज्यादा हैं और इसलिए बहुत जरूरी था कि एक जवान आदमी को खड़ा करके उसके हाथ बागडोर दी जाए और मैं खुद दिल्ली में जाकर जहां से साजिशें होती थी उन साजिशों को रोक सकूं। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ये कंडीशन रखी कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर उमर अब्दुल्ला मैदान में आते हैं हम सपोर्ट करेंगे। तो मुझे बताइए किसने कहा? यहाँ पे लोग कहते हैं। अरे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो जमीन आसमान कहते हैं। मैं बताइएगा जरा, दिखाइए मुझे कौन। ये हकीकत नहीं है। कहा अगर हकीकत होती तो फिर फारूक अब्दुल्ला आपसे नहीं जाता। मैं फारूक अब्दुल्ला हूं तो सुबह को उठ के पहले मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं नहीं बनना चाहता, मुझे हिम्मत नहीं। तो ये एक स्टेटमेंट आ गया कि उमर साहब अब दिल्ली जा रहे हैं, आपने ये गलत फहमी है। अफसोस इसी बात की जो मीडिया भी आपका इतना शानदार है कि ऐसे पकड़ लेता है चीजों को जो बिल्कुल बेबुनियाद। डॉक्टर साहब कहते ही हैं कि डॉक्टर साहब को स्टेटमेंट देते हैं, फिर उमर साहब जब कहते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट क्यों आया, डॉक्टर साहब अपना स्टेटमेंट बदलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं बदला। अगर मैंने बदलना होता तो मैं कह देता कि मैंने बदल दिया। आपके ही मीडिया ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ के वजीर आजम बनेंगे, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बनना चाहता। बहुत हो गया, मैंने बात कर लिया। तो आप बताइए कौन आएगा यहाँ? मैंने कहा बहुत से हैं, ऐसे काफी जी को। फिल्म में एक और एंगल मारा, क्या उमर आ सकता है? मैंने कहा ये उम्र तक है, आना चाहेगा आएगा। ये कहना कि उमर लोगों को यहाँ छोड़ेगा, इस गलत फहमी से दूर हटिए। तो आप कंटिन्यू सेंटर में रहेंगे और उमर साहब यहाँ पे रहेंगे? मैं पार्लियामेंट में रहूंगा, उमर यहाँ सर्विस करेगा, जो कर रहा है खिदमत कर रहा है और इंशाअल्लाह बहुत अच्छी खिदमत कर रहा है लोगों की। तो अगर हम खासतौर से खानदानी राज की बात करें, यह कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो खानदानी राज है ये उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब आप वजीर आला का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार थे, आपने किसी पार्टी के सीनियर लीडर को क्यों नहीं चुना वजीर आला की कुर्सी के लिए? किसने कहा आपसे ये? सब तो कह रहे हैं। कौन? आपकी पार्टी आप बताइए कौन? कौन कह रहा पार्टी में भी आज भी सीनियर लीडर्स की लिस्ट कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आपने भी खानदानी राज जो है उसको कंटिन्यू किया। कौन कहता है आपसे? तो मैं तो कहता हूँ। आप तो हकीकत है, आप हकीकत है। आपकी पार्टी में जो है मुझे ये बताइए, कैबिनेट मिनिस्टर, मुझे ये बताइए क्या वो नाकाबिल है? क्या उसने काबिलियत खानदानी राज की बात करें क्या? अरे साहब, खानदानी राज बात आप करते हैं, मुझे कोई भी बताइए वो दुनिया में बताइए जहाँ खानदान से अलग है कोई। तो आप जो बीजेपी का है, क्या उन्हें जसवंत सिंह के बेटे को नहीं बनाया? अब तो उनको टिकट क्या नहीं, वो जसवंत सिन्हा का बेटा है। क्या आपने जो चीफ मिनिस्टर राजस्थान खानदानी राज करना चाहिए डॉक्टर साहब? खानदानी राज नहीं चलेगा। उमर के बाद अब्दुल्ला खानदान से कोई नहीं आएगा। आज आप ये कह रहे हैं कि उनके बाद जो नहीं है हमारे पास नहीं, कोई नहीं आएगा। उनके बेटे नहीं, बिल्कुल उन्होंने भी एक बार स्टेटमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं है। इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। हमारी जमात में बहुत से लोग हैं, भूलिए मत, जिनमें हिम्मत है इस रियासत को चलाने की। तो हाल ही में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उस दिन जो है एक तकरीब होनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि उस दिन की तकरीब होनी चाहिए? क्योंकि हमारा अपना एक आइन है। हमारा आइन है तो आज आप क्यों भूल गए? हमारा अपना आइन है, तकरीब नहीं। मगर हम तकरीब का जरूरत है मनाने की? आइन है, उससे कौन सा हमारा जो है रुतबा बढ़ जाएगा? तो कह रहे हैं कि हमें खुशी है कॉन्स्टिट्यूशन की जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। जो कहते हैं जरा वो दिखा के तो दिए, कहाँ खिलाफ वर्जी है? तो आप मानते हैं कि दिन नहीं मनाना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया देखती है। तो जम्मू कश्मीर दुनिया के पास लिखा हुआ है, हमारा अपना झंडा है, क्या वो दुनिया को नहीं दिखता? तो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको याद नहीं करना चाहिए। अरे यार, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उसी में तो रियासत चल रही है। और क्या चाहिए आपको कि डंडूरा पीटना है रोज?
हम झंडूरा पीटने वालों में से नहीं है। तो जहां तक पार्लियामानी इंतखाबात की बात करें तो अनंतनाग के अलावा पीडीपी के प्रेसिडेंट वहां से लड़ रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको? क्या आपको लग रहा है इस बार मुकाबला कड़ा है? हर वक्त मुकाबला होता है, कभी मुकाबला कमजोर नहीं होता है। ये मत समझिए कि 2002 में मुकाबला कमजोर था। हर वक्त मुकाबला मजबूत है, हम भी मजबूत हैं इंशाअल्लाह। हमें भी अल्लाह की तरफ से ये उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। इस बार क्या एडिशन हैं आपके मैनिफेस्टो में, या वही जो आप कहते आए हैं पुरानी बात? मैनिफेस्टो छोड़ दीजिए, हमारा काम देखिए। है क्या कुछ भी जिसपे अरे आपको काम नहीं दिखता? अगर वो काम नहीं दिखता तो अपना अंदाज है वोटरों को लगाने का, वो अलग बात नहीं। छोड़ दीजिए, काम देखिए आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। मुझे आप बताइए जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम नहीं किया। ये जो चिप बना रहे हैं क्या वो भूल गए? उनके जमाने में 1 मेगावाट ऐड नहीं किया गया पावर का, आज 2000 मेगावाट पावर ऐड किया गया है हाल ही। और जब मैंने टीडीपी के लीडर ने यह बगलिहार को छोड़, अरे सुनिए, फाइनेंशियल प्लानिंग बनिए बगलिहार का, मैं उनसे कहता हूं और आपके सामने कहता हूं उनसे, जब बगलिहार शुरू किया था अल्लाह के नाम के बगैर हमारे पास कुछ नहीं था। हमने कहा शुरू कीजिए। 20 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें बैठी हुई थी, एक पत्थर नहीं हटाया था। हमने बगलिहार बनाया और जब मुफ्ती साहब आए उन्होंने पहली इंक्वायरी लगाई कि फारूक अब्दुल्ला ने पैसा तो नहीं बनाया, इससे रोक दिया काम। आज वही बगलिहार जो आपको 450 मेगावाट दे रहा है, आज वो आपको 900 मेगावाट देता अगर उन्हें रोका नहीं होता। मुफ्ती साहब से पूछिए, मैंने 50 लाख रुपया नहीं 50 करोड़ रुपया रखा उसके लिए पहले ही कि सड़क वड़क बने, बाकी चीजें शुरू हो जाए। हमारा बगलिहार 1800 मेगावाट पावर का स्टेशन था, एक पत्थर नहीं लगने दिया उन्होंने। यही आपके बेग साहब जो वहां खड़े हुए उन्होंने अपोज किया उसको, और फिर ये उन्हीं के लॉयर बने जिस कंपनी के खिलाफ ये बोल रहे थे, उनके ही वकील बने। ये फिर किनकी बात करते हो जो 1 मेगावाट का एक चीज नहीं बना सके? फारूक अब्दुल्ला जब 96 में आया, पहला काम उसने ये किया कि सड़कें बनाओ। 5 बड़ी सड़कें नहीं, हालत खस्ता थी। और फिर वास्ता हमने कहा जो पुल जल गए थे, जो स्कूल उड़ गए थे, याद है आपको? हमारे स्कूल बंद थे तो क्या वजह थी? फिर जो सीटों की तादाद है बहुत ज्यादा कम होगी, क्या वजह है? अगर इतना काम आपने किया, क्या मैंने आपसे कहा ना, लोग काम, मैंने आपसे कहा सुनिए, ये लोगों ने हमें नहीं हराया, हमें एक मंसूबे के तरीके से हराया गया। किसने हराया? अभी आप अकलमंद को इशारा पीडीपी ने हराया, अलग पीडीपी ने हराया। पीडीपी अकेली नहीं थी, पीडीपी के पीछे एनडी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को झंडे को गिराना है। सुनिए, आप पार्ट बने, सुनिए, आप कह रहे हैं कि एनडीए नहीं। सुनिए, पार्ट कुछ भी हो सकता है, उनकी स्कीम और थी। तो क्या आप मानते हैं गलती थी? जिस दिन हम मानते हैं गलती, जिस दिन हमने, डॉक्टर साहब क्या आप मानते हैं गलती थी? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं थी। जिस दिन हमने वो पास किया ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन, उसी दिन से उनके अकल बदल गई और उन्होंने हरकतें शुरू कर दी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दफन करने की। मुफ्ती साहब, मैं आज बांग दौड़ आपसे कहता हूं, अगर आपको जिताया है तो आपको उस वक्त फौज ने जिताया, आपको लोगों ने नहीं जिताया। डॉक्टर साहब, कई तरह के स्टेटमेंट्स आपके आते हैं। एक स्टेटमेंट ये भी आया कि कश्मीर को गोली मारो। इस तरह के स्टेटमेंट्स अक्सर आते रहते हैं आपके। यार सुनिए साहब, गोली मारो ये कहने की बातें ठीक है, गोली मारो, कौन गोली मारेगा? मैं खुद कश्मीरी हूं, की कोशर। तो फिर आप इस तरह के स्टेटमेंट क्यों अक्सर देते हैं जिस पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी? अरे यार, यहाँ पे तो तुम लोग तो उस चीज को पकड़ लेते हो ना। क्या आप मज़ाहिया अंदाज में? सुनिए साहब, आप ऐसी ऐसी चीजों को पकड़ लेते हो जिनको पकड़ना ही नहीं चाहिए। जो आप बोलेंगे हम वही कहेंगे ना। नहीं, मगर आज आप जो कुछ कह रहे हैं लोग सुन रहे हैं, हाँ, हमारी गलती। मगर आप सुनिए, मिलाने वाले भी बाहर बैठे हुए हैं जनाब, जो मैंने आपसे कहा, इसी का देखना आप किस तरीके से को जो अखबारों में, वही तो लोग सुन रहे हैं। आप सुन रहा तो रहे हैं, मगर जिस तरह पेश होगा वो भी बात है।
मेरा आखिरी सवाल, जब भी पीडीपी का जिक्र कहीं पे भी होता है या मुफ्ती साहब का जिक्र होता है कहीं पे भी, तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्या वजह है? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि वो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं आपके? जी नहीं, तो क्या वजह है? मैंने कभी भी मुफ्ती साहब को न कॉम्पिटिटर देखा है न उनकी जमात को देखा है। वो जमात हवा से आई है और इंशाल्लाह हवा में उड़ जाएगी। आज आप फिर से लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्या कुछ करेंगे आप उनके? मैं जितना कर सका हूं मैंने किया है, वो उनके सामने है, और इंशाल्लाह जितना मैं इंसानियत से कर सकता हूं उतना ही करूंगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम लोकसभा चुनाव के इस माहौल में राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय नेताओं और राष्ट्रीय दलों के विचार और कंसेप्ट जानने के लिए ईटीवी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम सेंट्रल हॉल के तहत एक नई इंटरव्यू श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला की शुरुआत हम भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक प्रधानमंत्री पद के सबसे करीब माना जा रहा है। देश में जितने जनमत सर्वेक्षण पिछले महीनों में हुए हैं, उन सब में मोदी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के सबसे करीब माना गया है। नरेंद्र मोदी कैंप का दावा है कि इस बार चुनाव में एनडीए 310 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी उस सरकार का प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करेंगे। वैसे राजनीति और सरकार का गठन संभावनाओं का खेल है। विपक्षियों का कहना है कि किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी या एनडीए को 272 का जादुई आंकड़ा नहीं मिलेगा और उन्हें जोड़ तोड़ करने के लिए विवश होना पड़ेगा। ऐसे में अगर एनडीए को अलायंसेस करने पड़ते हैं, नई जोड़ तोड़ करनी पड़ती है, तो उस सूरत में दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी की टक्कर गुजरात के ही सीनियर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल से होगी, जिन्हें अभी तक देश के अलायंस पॉलिटिक्स में मास्टर ऑफ अलायंस कहा जाता है। In fact, he has masterminded the art of all alliances. He is the ultimate architect of all alliances in the Congress party, all in one, a one-man show. लेकिन जोड़ तोड़ की इन सारी संभावनाओं के बावजूद मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग आज भी ये मानता है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि इस बार यह चुनाव नहीं है, एक रेफरेंडम है। इसीलिए आज बड़ी संख्या में लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के इस उम्मीदवार की भावी योजनाएं क्या है। विदेश नीति पे, रक्षा नीति पे, आर्थिक मसलों पे मोदी के विचार क्या हैं। लेकिन मोदी इलूसिव बने हुए हैं, मोदी एक्सक्लूसिव बने हुए हैं, मोदी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। इस सारे माहौल में उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू ईटीवी नेटवर्क को दिया है। ईटीवी नेटवर्क अपने 35 करोड़ दर्शकों की व्यूअरशिप के साथ आज अपनी स्वतंत्र, निष्पक्ष और फेयर एडिटोरियल पॉलिसी के लिए जाना जाता है। हर कोई जानता है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हैं, हम घटनाओं के साथ हैं, हम खबरों के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं। वी आर द वॉइस ऑफ द पीपल। और इसी वॉइस ऑफ द पीपल को नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया और सबसे पहले इस ग्रास रूट चैनल को ही इंटरव्यू के लिए उपयुक्त माना। दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी के कार्यालय में 240 से अधिक न्यूज चैनल्स, समाचार पत्रों और दूसरी संस्थाओं के इंटरव्यू के आवेदन पेंडिंग हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मोदी ने अपने दिल की बात और अपने विजन को ईटीवी के साथ शेयर किया है। ईटीवी
एक ऐसा ग्रासरूट चैनल है जिसे आज हर गांव और हर कस्बे में एसेंशियल न्यूज चैनल कहा जाता है। यह देश का एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा रीजनल नेटवर्क है जिसके हर तहसील और हर विधानसभा क्षेत्र में अपने संवाददाता हैं, अपने समाचार सूचक हैं, अपने रिपोर्टर्स हैं। यह इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में दिया गया है जब पूरी भाजपा में एक मैसेज क्लियर है कि ही इज द रियल बॉस हु इज इन कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द पार्टी। खासतौर पे आडवाणी का अहमदाबाद से चुनाव लड़ना, जसवंत सिंह का टिकट न मिलना, मुरली मनोहर जोशी का वाराणसी से कानपुर जाना, एक के बाद ये ऐसी घटनाएं हैं जो एक ही मैसेज देती हैं कि ही इज इन रियल कमांड एंड कंट्रोल। तो आइए देखते हैं यह बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित इंटरव्यू जिसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर व्यास ने किया है। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। मैंने सन 2009 के चुनाव के वक्त जो किया था उस सिलसिले को आज मैं फिर शुरू कर रहा हूं। मतलब नेताओं से बात करते हुए उनकी सोच को जानना और समझना। मेरी पहली बातचीत नरेंद्र मोदी के साथ है। सन 2009 में भी मैंने उनसे बातचीत की थी, पर तब और अब का फर्क बहुत है। तब मैंने गुजरात के दंगों और उनके प्रादेशिक राजकाज पर फोकस किया था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। क्या नौजवान, क्या महिलाएं और क्या कारोबारी, सभी फिदा है। सो अपनी इस बातचीत में बुनियादी फोकस इस बात पर है कि वे जो सपने दिखा रहे हैं उसके पीछे उनकी दृष्टि, उनकी कार्य योजना आखिर क्या है। इंटरव्यू क्योंकि सेंट्रल हॉल के समय दायरे से बहुत लंबा है, इसलिए आज यह प्रोग्राम लंबा चलेगा और सवाल संक्षेप करने के मकसद से मैं कई जगह एंकरिंग हस्तक्षेप से उनके जवाब पेश करूंगा। जैसा मैंने ऊपर कहा है, इस बातचीत का मकसद नरेंद्र मोदी की सोच और उनके व्यक्तित्व को जानना है, न कि उन्हें ग्रिल करने या तिल का ताड़ बनाना है। अपनी जिज्ञासा यह है कि वे जो सपने दिखा रहे हैं उनके पीछे सोच क्या है, और इसी पर अपना यह पहला शुरुआती सवाल है। मोदी जी, व्यस्तता के बावजूद आपने जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप खुलकर मन की बात कहें। मेरा मकसद हेडलाइन बनाना या तिल का ताड़ बनाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आप देश की तकदीर बनाएंगे तो आखिर कैसे, क्या है आपकी सोच। और उसी के नाते मेरा पहला सवाल है कि आपका नाम घर घर पहुंचा है, और उस घर घर पहुंचने के साथ में आपने जो नारा दिया है वो कांग्रेस मुक्त भारत का कहा है। क्या कांग्रेस मुक्त भारत के बजाय वो भ्रष्टाचार मुक्त या बेरोजगार मुक्त नहीं होना चाहिए था? ईटीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने कहा है कि मैं खुल करके बोलूं, मन से बोलूं। इस देश में मेरी एक बात में तो पहचान है कि मोदी जब बोलता है तो खुल करके बोलता है, मन से बोलता है, इतना ही नहीं दिल से बोलता है। तो मैं आपसे जो बात करूंगा दिल से करूंगा। और लोकतंत्र में हम लोगों का दायित्व है कि हमारे और जनता के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। जनता को हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम किसके लिए करते हैं, ये सब जानने का जनता को पूरा पूरा अधिकार है। और इसलिए मैं इन बातों में मेरा कन्विक्शन है। तो इसके लिए मुझे खुशी होती है जब सच बोलना होता है। तो दूसरा विषय आपने पूछा कि कांग्रेस मुक्त भारत। मैं जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं तब पिछले 60 साल में कांग्रेस ने राजनीति में जिस कार्य संस्कृति को पनपाया है
उस कार्य संस्कृति से मुक्ति की बात करता हूं। कांग्रेस ने जो वोट बैंक की राजनीति को सत्ता हथियाने का साधन बना दिया है, उससे मुक्ति की बात करता हूं। पिछले 10 साल में शायद हिंदुस्तान के आजादी के बाद भ्रष्ट